नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख बढ़ी, गाइडलाइन के साथ जाने कैसे करें आवेदन। RISAT-1A उपग्रह के डेटा, उत्पाद और सेवाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कृषि और अंतरिक्ष विभाग के बीच हुआ समझौता कृषि क्षेत्र की ताकत को और बढ़ाएगा। भारत का सबसे बड़ा 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी 2022 का आयोजन। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, आत्महत्याओं को रोकने के लिए 6 कीटनाशकों पर 60 दिनों का प्रतिबंध। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय टेली एग्रीकल्चर के माध्यम से पहुंचा किसानों के खेत तक। मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, मोदी सरकार की बिजनेस नीति के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 80,000 हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, मोटे अनाज का भोजन की थाली में सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी अब नहीं यूज कर पाएंगे पुरानी गाड़ियां, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का अधिकारियों को निर्देश, राज्य के उद्यानों को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में किया जाए विकसित। उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान, कहा किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है सरकार। कृषि एवं पर्यटन क्षेत्र, केरल सहयोग की संभावना में इजराइल। बढ़ेगा दूध का व्यापार, पशुओं की बीमारी का खर्च भी खत्म, आ गई जबरदस्त टेक्नोलॉजी। राजस्थान के किसानों ने श्रीलंका से मंगवाए इस फल के पौधे, अब हो रही बम्पर उपज। क्या चिकन पर लगेगी MSP, सरकार ने दिया जवाब। केंद्र सरकार का बयान, चालू वित्त वर्ष में 46.1 लाख टन यूरिया का आयात किया गया। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश के किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस योजना से जुड़कर उन्हें कितना फायदा पहुंचता है। किसानों को अपनी फसलों का बीमा जरूर कराना चाहिए, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी पूरी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से की जा सके। बता दें कि प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों को फसल समस्या से बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना की रबी की फसल के लिए शासन ने अंतरिम तारीख तय कर दी है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रमुखता से खेती की जाती है, लेकिन अब किसानों को साल दर साल अपनी फसलों में अधिक जोखिम देखने को मिल रहा है, जैसे कि वायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन का बुरा असर हो रहा है और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इन सबको देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी, जिससे नुकसान की भरपाई की जा सके। रबी फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 तक है। इसके तहत रबी फसलों का बीमा किसान करा सकते हैं। भारत सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अगर छोटे किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन भी होती है और उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, तो गेहूं और चने में किसान को 35,600 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिल सकता है। इसीलिए ये योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में RISAT-1A उपग्रह के डेटा, उत्पाद और सेवाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान RISAT वेदास का उपयोग कर कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने पर कृषि एवं अंतरिक्ष विभाग के बीच MOU साइन हुआ। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसरो द्वारा तकनीकी कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें यूजर समुदाय के लाभ के लिए RISAT-1A डेटा का उपयोग करके कैसे स्टडी और संभावित एप्लीकेशन का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि आज कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। कृषि और अंतरिक्ष विभाग के बीच हुआ समझौता कृषि क्षेत्र की ताकत को और बढ़ाएगा। किसानों तक ये ज्ञान पहुंचेगा तो उनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ेगी और एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ेंगे। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में कृषि का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र आजीविका के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। कृषि का क्षेत्र उतना आगे नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज संभाला तो उनके मन में देश को दुनिया में आगे बढ़ाने की ललक थी और नए नए आयामों से जोड़ने का काम किया गया। भारत का सबसे बड़ा 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन पुणे में किया जा रहा है। किसान श्रृंखला की 31वीं प्रदर्शनी पुणे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर में हो रही है।
इस कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रदर्शक होंगे और अगले 5 दिनों में 1 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है और 18 दिसंबर को समाप्त होगा। यह एक ऐसा मंच है जहां कंपनियां किसानों को अपने नवीनतम और अभिनव उत्पाद प्रदर्शित करेगी। किसानों के पास स्पार्क नामक कृषि स्टार्टअप के लिए एक विशेष क्षेत्र भी है। सूत्रों के अनुसार लगभग 7 कृषि उद्यमियों ने किसान और आगंतुकों को अपने विचार और नवीन तकनीक पेश करने के लिए अपने स्टार्टअप को पहले ही पंजीकृत कर लिया है। तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आत्महत्याओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 60 दिनों की अवधि के लिए 6 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। प्रतिबंध कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस, प्रोफेनोफॉस, एसिफेट, प्रोफेनोफॉस प्लस, साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस, साइपरमेथ्रिन। जियो ने कहा कि कृषि निदेशक ने कृषि या कीटनाशक उद्देश्य के लिए 3% पीले फास्फोरस के निर्माण, बिक्री, स्टॉक वितरण, बिक्री के लिए प्रदर्शनी या उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव दिया है। 2017 और 18 में कई किसानों ने 3% पीला फास्फोरस खाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया, जिसका उपयोग कृंतक के रूप में किया जा रहा है। मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने कहा कि आत्महत्या को रोकने के लिए गोबर पाउडर को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही इस आशय का एक जीओ जारी किया जाएगा। सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र सरकार को 6 कीटनाशकों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। राज्य सरकार कीटनाशकों के स्थायी प्रतिबंध के लिए आवेदन करने की योजना बना रही है। वर्तमान प्रतिबंध अवधि के दौरान ये देखने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा कि आत्महत्या से होने वाली मौतों में कमी आ रही है या नहीं। मंत्री ने कहा कि 2020 में तमिलनाडु में 16,833 लोगों ने अपना जीवन समाप्त किया और कीटनाशकों का सेवन प्रमुख कारण था। सुब्रमण्यम ने आगे कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में सबसे अधिक संख्या में टेली परामर्श करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। इस बीच मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जल्द ही सभी 36 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मनानाला नल्ला थरू मंद्रम योजना शुरू करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का ही नहीं, देश का पहला ऐसा कृषि विद्यालय है जो किसानों के खेतों पर प्रथम पंक्ति परीक्षण का अवलोकन करने के लिए और किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय से सीधा किसानों के खेतों से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस अवसर पर सैकड़ों किसानों ने प्रथम पंक्ति परीक्षण का अवलोकन किया। कुलपति डॉक्टर के सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कहने की जरूरत नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग का कृषि क्षेत्र पर विश्वव्यापी असर वर्तमान समय में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की समस्या अब और गंभीर रूप लेती दिखाई दे रही है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बढ़ जाती है कि उन्हें अधिक तापमान सहन करने में सक्षम विविध फसलों की किस्मों का क्षेत्रवार आधार पर विकास करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कुलपति डॉक्टर के सिंह ने कहा कि अनुसंधान कार्यक्रमों के लक्ष्यों पर भी बदली परिस्थिति के अनुरूप दोबारा विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में स्टार्टअप स्टेयर्स द्वारा आयोजित ग्रोथ एक्सेलरेशन प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फेलिसिटेशन सेरेमनी में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया एवं स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी, साथ ही विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लाल किले की प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की। 2014 में मोदी सरकार से पहले जहां देश में केवल 400 स्टार्टअप थे, वहीं आज केंद्र सरकार की बिजनेस नीति के कारण स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है और देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने आगे कहा कि देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के साथ समांतर रहते हुए हम अब सब कदम से कदम मिलाकर चले तथा देश की प्रगति में सहभागी बने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गेहूं एवं चावल के साथ मोटे अनाज की भी भोजन सम्मानजनक होना चाहिए। पोषक अनाज को देश और दुनिया में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत की अगुवाई से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में मनाया जाएगा।
जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी कि वो 72वें देशों ने भारत की इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आज एग्रीकल्चर टुडे द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर लीडरशिप एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में कही। श्री तोमर ने कहा कि कोविड महामारी ने हम सभी को स्वस्थ और पोषण सुरक्षा के महत्व का काफी एहसास कराया है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने से मिलेट्स की घरेलू एवं वैश्विक खपत बढ़ेगी, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी एवं अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय परंपरा, संस्कृति, चलन और स्वाभाविक उत्पाद और प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हमें दिया गया है वो निश्चित रूप से किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रखने में परिपूर्ण है, लेकिन कई बार समय निकलता जाता है। तोमर ने आगे कहा कि मिलेट्स हमारे देश में कोई नई चीज नहीं है। हमारे किसान देश को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम है, वही हम दुनिया को भी आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मिलेट्स का स्थान थाली में कम होता गया। आज पोषकता की आवश्यकता है। अनुसंधान भी काफी गहराई से हो रहा है, बारीकी से उसका विश्लेषण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारी अब 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने देश में प्रदूषण करने और पैसेंजर सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी की सहयोग करने के लिए यह फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों को आदेश जारी किया है कि जो वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं वे अब सर्विसिंग के लायक नहीं है। इस तरह के सभी वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि देश में प्रदूषण को कम करने और यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला ले रहे हैं। व्यय विभाग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये कहा था कि सरकार को 15 साल से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने पर विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में राज्य के उद्यानों को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। जोशी ने देहरादून के रायवाला में उद्यान गांगलहरी में सेंटर फॉर एक्सेलेंस में फ्लोरिकल्चर के प्रोजेक्ट को 6 माह के भीतर धरातल पूर्व तैयार करने के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। मंत्री ने कृषि सचिव से विभाग के निदेशक तक सभी को प्रत्येक माह के 10 दिन फील्ड में भ्रमण कर कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में विकसित करने पर भी विचार विमर्श किया गया। सेब की पेटियां किसानों को सही समय पर और अच्छी क्वालिटी की पेटी मिले, इसके लिए भी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगली बार सेब बागवानों को सेब की पेटी के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए अभी से तैयारी की जाए। उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए संकल्पित है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत आज फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में लघु उद्योग स्थापना सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर सिंह ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है और हमारा भी ये प्रयास है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी संभव होगा वो करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई कृषक मचान विधि द्वारा खेती करता है तो जो भी मचान बनाने में जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान जिला उद्यान विभाग द्वारा दिया जाएगा। मचान विधि से खेती करने पर मचान पर वो मचान के नीचे जमीन पर कंदीवार फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। उससे एक ही समय में 2 फसल तैयार होगी। जब फसल 2 तैयार होगी तो मुनाफा भी 2 गुना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कृषक अपनी भूमि का प्रबंधन अच्छे से करे और अपनी आमदनी को बढ़ाए। इजराइल ने कृषि एवं पर्यटन क्षेत्र में केरल के साथ सहयोग पर विचार करने की इच्छा जाहिर की है। दक्षिण भारत में इजराइल की टेमी बेन हेम ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को बताया कि इजराइल सहयोग की संभावनाओं पर विचार करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार हेम और विजयन ने यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगलवार को मुलाकात की। इस दौरान हेम ने आश्वासन दिया कि वो इजराइल के पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के संबंध में बात करेगी। कृषि उत्पादों के लिए इजराइल की कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में आधिकारिक स्तर की वार्ता जारी रखने का भी आश्वासन दिया। डेयरी फार्म दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकें बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए दूध उत्पादन बढ़ाएगी और इस तकनीक के जरिए पशुपालन के लिए मशीन लर्निंग IoT समाधान हासिल होगा। देश में बड़ी संख्या में किसान पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आय के लिए वे दुग्ध उत्पादन पर काफी ज्यादा निर्भर है।
हालांकि इस साल लंपी वायरस जैसी बीमारियों के चलते पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ है। दुग्ध उत्पादन में भी काफी कमी आई है। ऐसे में पशुपालकों के हित में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। NDDB ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे पशुपालकों को एक ऐसी तकनीक हासिल होगी जिससे वे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ दुधारू पशुओं की बीमारी के बारे में भी पता लगा सकेंगे। दक्षिण अमेरिका, भूटान और स्विट्जरलैंड में होने वाले ड्रैगन फ्रूट के पौधों की खेती अब राजस्थान के भीलवाड़ा में भी होने लगी है। भीलवाड़ा के कोट्टी उपखंड के खजीना गांव के प्रगतिशील किसान रामेश्वर जाट ने भीलवाड़ा ऐसा कर दिखाया और किसान ने श्रीलंका से ड्रैगन फ्रूट की ये पौधे मंगवाए हैं। अब 2.5 साल बाद इन पौधों पर फल लगने लगे हैं। ड्रैगन फ्रूट के पेड़ 20 साल तक उत्पादन देते रहते हैं। मार्केट में इस वक्त ड्रैगन फ्रूट 300 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। देश के कई राज्यों में अब इस फल की खेती कर किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। भीलवाड़ा जिले में ड्रैगन फ्रूट की पहली बार खेती करने वाले रामेश्वर लाल जाट को परंपरागत खेती में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके बाद रामेश्वर लाल गुजरात चले गए। यहाँ उन्होंने 3 साल तक ड्रैगन फ्रूट की खेती को बारीकी से समझा। फिर इसके बाद कुछ पौधे गुजरात और बाकी 6000 पौधे श्रीलंका से मंगवाकर साल 2020 में अपनी 2 बीघा जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की। कोरोना काल के दौरान चिकन और अंडे के व्यवसाय में ठीक ठाक नुकसान हुआ था। अब इसको लेकर संसद में सरकार से सवाल पूछा गया है कि सरकार से नुकसान का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि क्या सरकार चिकन पर न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर रही है। देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में किसान पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। करोड़ों किसानों के लिए यह आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत साबित हो रहा है। हालांकि कोविड-19 के दौरान फैली अफवाहों के चलते मुर्गी पालन क्षेत्र को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब इसी को लेकर कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवन रेड्डी ने लोकसभा में सरकार से सवाल किया है। उन्होंने चिकन और अंडे के व्यवसाय को लेकर हुए नुकसान का ब्यौरा सरकार से मांगा है। साथ ही ये भी पूछा है कि सरकार चिकन पर MSP निर्धारित करेगी या नहीं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इन सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुर्गी पालन क्षेत्र को नुकसान हुआ। कई राज्यों में अंडे, मुर्गे, मांस की बिक्री और चारे की ढुलाई पर प्रतिबंध भी लगा था। हालांकि विभाग द्वारा नुकसान का कोई आकलन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान देश में यूरिया का कुल उत्पादन 187.21 लाख टन रहा, जबकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इस अवधि में 40.14 लाख टन यूरिया का आयात किया गया। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2021 और 22 में यूरिया का उत्पादन 250.72 लाख टन रहा, जबकि 91.36 लाख टन यूरिया का आयात किया गया। मंत्री ने बताया कि 2020 और 21 में 240.05 लाख टन यूरिया का उत्पादन हुआ, वही 98.28 लाख टन यूरिया का आयात किया गया है। सोतला में एक किसान के गन्ने की फसल को आग लग गई है और आग की जानकारी देते हुए ज्ञान सिंह ने बताया कि मेरी करीब 4 कनाल कुमार की फसल जल गई है। आग को बुझाने की कोशिश की गई और बाद में बहुत मुश्किल के साथ आग पर काबू पाया गया। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक करीब 4 कनाल कमाल को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। गन्ने की झुलसी फसल को काटने के लिए शुगर मिल के साथ वार्ता कायम किया गया। मिल की ओर से फसल की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कराई गई है। आज जली हुई गन्ने की फसल को काटकर साफ करने के बाद गन्ना मिल को भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत पर दिखने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। वही भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बुधवार को सुबह धुंध होने और दिन के समय आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली NCR में शीत हवाओं के चलने का भी दौर लगातार जारी है, जिससे ठंड बढ़ गई है। इस दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में दिन का अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री बना हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 2 से 4 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री पर बना हुआ है, यानी न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और आज FTV ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि गोल्डन फाइबर का दूसरा नाम क्या है, और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 जूट, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 शहद। तो देर किस बात की है, फटाफट से मैं इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते FTV ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।